अच्छा दोस्तों, ये आपको पता है कि सर ने आपको बताया कि 14 सीट्स हैं, ठीक है ना जी। तो आप याद रखिएगा कि जो सीट्स है ना जी, ये 14, इनका आपने जो देखिएगा कि इसमें 13 सीट्स तो आपको पता है कि ये जनरल है। और उसमें जो आती हैं, जो आप ये देखिएगा कि एक सीट जो है वो मिनॉरिटीज को दी गई है। तो आप ये देखिएगा कि इसका सिलेबस तो सर ने भी डिस्कस कर दिया है। चार पेपर्स हैं, चारों पेपर्स में इंग्लिश ऐसे सिर्फ नहीं है, टोटल इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें प्रेसी भी होगी, कंपोजिशन भी, यानी कि मतलब है कि ग्रामेटिकल रूल्स भी, सारी चीजें आएंगी। और मेजर पोर्शन उसका क्या है, ऐसे है जी, क्योंकि जिसका ऐसे निकल जाना है तो वो सिलसिला उसका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह उर्दू के अंदर भी यही चीजें हैं जी, कि उर्दू में आपने ध्यान में रखना है कि उर्दू भी जो है इसी तरह जैसे सेम पेपर इंग्लिश का है ना जी, इसी तरह सेम पेपर उर्दू का आएगा। और उर्दू के साथ एक पेपर है जनरल नॉलेज का जी, जीके का, जिसमें 70% जो है वो आपका जनरल नॉलेज है, जिसमें पाक फिर इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स वगैरह होंगे। और साथ आपकी थोड़ा बहुत जो है कि वो आपकी आएगी चीजें जो है ना वो, आप कह सकते हैं कि एवरेज साइंस वगैरह और मैथ वगैरह ये चीजें आएंगी। लेकिन 30% आपका कंप्यूटर है, तो 30% के लिए बड़े ही रिनाउंड टीचर हैं जी। आवाज नहीं आ रही जी सब दोस्तों को? आवाज आ रही है जी? कुछ दोस्तों का ये है कि कुछ का अपना इशू है, क्योंकि उनका नेट का अपना नेट आप चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से आ रही है। तो अब ये देखिएगा कि जिन दोस्तों को मतलब है कि जो कंप्यूटर के टीचर होंगे वो बड़े ही रिनोन टीचर हैं, हमारी साथ काफी अरसे से काम कर रहे हैं जी, सर सरफराज है। वो इंशाल्लाह बड़े डीपली जाके आपको ये 30% वाला जो पोर्शन है ना ये करवाएंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपकी जॉब रेलिवेंट है। जैसे ही आप एलोकेट होंगे तो आप जो है वो, तो आप ये देखें कि ये 30% का पोर्शन जो है ये सर सरफराज पढ़ाएंगे जी। और हमने ना इस तरह किया है कि आपने ध्यान रखिएगा कि आज जो डेमो है ना, ये जस्ट जो है कि ये डेमो इंग्लिश का होगा जी। आपने याद रखिएगा कि इंग्लिश के लिए सर उमेर जो है ना, वो आपको डिटेल इंग्लिश जो है वो उसके सारे जो वीक पॉइंट होते हैं स्टूडेंट के वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने ना कल इंशाल्लाह दो डेमो रखेंगे, एक जनरल नॉलेज का डेमो होगा जीके का, और एक इंशाल्लाह साथ उर्दू का डेमो होगा। तो ये दो डेमो इंशाल्लाह कल होंगे। और फिर उससे नेक्स्ट डे जो है ना आपका लॉज के रेलिवेंट जो है, रेवेन्यूज लॉज जो है ना उसके ऊपर होगा जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरों से थोड़ा सा हट के काम किया जाए, ताकि दोस्त जो है ना जी उनको डीपली पहले बताया जाए, उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए कि हम कैसे करेंगे, ताकि इस तरह ना हो कि बंदा ऐसे ही फीस जमा करवा दे और कहेगा जी ठीक है, और बाद में उसे लगे कि यार मैं तो, मुझे तो एकेडमी की समझ नहीं आ रही या टीचर्स अच्छे नहीं है। तो हम पहले चाहते हैं कि सारे टीचर्स को आपके साथ जो है वो मिलवाया जाए, और फिर इंशाल्लाह जो है कि वो चीजें, जब आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा तो फिर आप ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह जो है कि ये जीके का लेक्चर जो है वो कल होगा जी। और पूरी डिटेल आपके साथ मतलब है कि डिस्कस करूंगा जीके के पोर्शन को भी, और फिर डेमो लेक्चर भी होगा। इसी तरह उर्दू का लेक्चर इंशाल्लाह उमर दुआबिया साहब जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो भी आपको मतलब है कि डिटेल सारी चीजें, और उर्दू का तो बेसिकली कल पहला लेक्चर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक रीजनेबल तादाद जो है वो स्टूडेंट्स की इनरोल्ड हो चुकी है। क्योंकि एकेडमी का ना एक आप इस तरह देखिएगा कि लोगों का बिलीव बन जाता है और उनकी मतलब मोहब्बत है, कि जैसे ही अनाउंस किया तो दोस्तों ने इनरोलमेंट करवा दी है जी। उन्होंने मतलब ये वेट नहीं किया कि हम जो है डेमो लेके, लेकिन हमने उनके लिए लेक्चर स्टार्ट किया है। तो जो दोस्त आज मतलब डेमो में है, इनको कल उर्दू का डेमो दिलवाया जाएगा, जीके का डेमो होगा, और फिर रेवेन्यू लॉज का डेमो होगा। लेकिन जो लोग जो हमारे पास ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं तो उनके लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जस्ट आपको मतलब इन्फॉर्म करना था। आप प्रॉपरली जो डेमो देंगे या यानी आपको क्लास पढ़ाएंगे वो सर उमेर पढ़ाएंगे जी। और कल इंशाल्लाह मेरी और आपकी जो है वो डिटेल मुलाकात होगी जी। वो इंशाल्लाह ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। टाइम आपको तकरीबन रात को 7 बजे ना, कल शाम को 7 बजे के बाद जो है वो आपके साथ मेरी जो है वो क्लास होगी। ठीक हो गया जी। तो बाकी जो जॉब्स के हवाले से जो आप लोगों ने सारी ऐड तो पढ़ ली है जी, कि अप्लाई कैसे करना है या की चीजें हैं, तो वीक पॉइंट जो जीके के हवाले से होंगे वो कल डिस्कस करूंगी।
ठीक हो गया जी, सारे दोस्त फीडबैक दीजिएगा जी। आप रेडी हैं जी? कल क्लास आप जो है ना फिर वो कल 7 बजे इंशाल्लाह जीके की क्लास होगी, और उर्दू की क्लास का इंशाल्लाह आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि किस टाइम जो है वो आपके साथ उर्दू की क्लास जो है वो करते हैं। तो पहले आप डेमो लें, चीजों को देखें, अकेडमीज की जो मतलब होता है वीक पॉइंट्स के, जनाब ये अकेडमी का ये टीचर अच्छा नहीं है, वो नहीं, इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि पूरी टीम ही हर पोर्शन उसका अच्छा हो, ताकि दोस्त जो है ना वो 110% सेटिस्फाइड हो। और मेन मकसद ये भी नहीं है कि बच्चे इनरोल्ड करना है, मेन मकसद है कि ये 14 सीट्स हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे तो ये 14 की 14 सीट जो हैं वो हमारे स्टूडेंट इसको मतलब है कि यहाँ पे क्वालिफाई करें और उनको जॉब मिले। सिर्फ एक सोल सोल पर्पज ये है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो 110% कोशिश करेंगे कि वो एलोकेट हो। ठीक होगा जी। तो और मकसद नहीं है कि जस्ट एक एकेडमी का होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मिल जाए, हमारा ऐसा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे तो जो दोस्त आते हैं मेहनत दोनों तरफ से होगी। अब देखो ना कि अगर हम 100% करते हैं और आप जो है वो 0% करते हो, तो 0 × 100 वो आगे जीरो ही हो जाना है। अगर आप 100% करते हो तो हम जो है वो मतलब उतना नहीं कर पाते, तो फिर भी रिजल्ट जीरो है। लेकिन अगर 10% हम करते हैं तो 10% ही आप करें तो 100% तैयारी हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से होना है जी, आपकी मेहनत भी है और हमारी भी मेहनत होगी। तो इंशाल्लाह एक अच्छी जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनने के बाद अल्लाह की जात पे फिर एक पक्का यकीन है कि जब दोनों तरफ से मेहनत होगी तो अल्लाह की जात इंशाल्लाह इज्जत देगी। ठीक होगा जी। तो सर उमैर को मैं सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, थोड़े बहुत साइड में वापस आ गए कोई। अच्छा, प्लीज गौर से सारी बातें क्लास में गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, तहसीलदार का जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू, ठीक है। तहसीलदार के दो मेन पार्ट्स होंगे पेपर के, ठीक है, टू मेन पार्ट्स। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ इंग्लिश तहसीलदार के। एक हमारे पास सबसे ज्यादा चीज है, दैट इज, बेटे म्यूट कर दे माइक्रोफोन्स, इंग्लिश ऐसे। हमारे पास बेटे माइक्रोफोन्स म्यूट कर दे सारे। अच्छा, एक हमारे पास इंग्लिश ऐसे है, हमारे पास प्रेसीज, ट्रांसलेशन, इडियम्स, पैराग्राफ राइटिंग, या इसमें होता है लेटर, ठीक है। और हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स होते हैं। पैराग्राफ राइटिंग, ट्रांसलेशन, उर्दू इनटू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है। दो मेन पार्ट्स, जो आपका टोटल मार्क्स 100, इंग्लिश एसे के 50 मार्क्स और 15 बेसिक 15 मार्क्स, ट्रांसलेशन 15 मार्क्स, पैराग्राफ राइटिंग और इडियम्स के पास। तो इन तमाम कंपोनेंट होते हैं आपके 50 नंबर, और 50 नंबर है आपके। इस तरह से आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो डिवाइडेड है। थोड़ा सा बात पेपर को आपने अटेम्प्ट किया, देखें टोटल इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास, ठीक है। आगे आगे तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन कहां से आ रही है? इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए गूगल है 3 आवर्स। 3 आवर्स को डिवाइड कैसे करना है आप लोगों ने? सबसे पहली चीज तो 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स का होगा आपका एसे। 1.5 घंटा आपने अपने एसे को देना है, जो कि आखिर में होगा। पहले 1.5 घंटे में आपने क्या करना है,
1.5 घंटा मीन्स आपके 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में से 40 मिनट्स आपके जाएंगे प्रेसीज के ऊपर। सबसे पहले जो आपने पेपर सॉल्व करना है, सवाल वो करना है प्रेसी का, 40 मिनट्स में प्रेसी सॉल्व करनी है। उसके बाद आपके पास पीछे रह गए 50 मिनट्स। 50 मिनट्स को आपने डिवाइड करना है इस तरह से कि 20 मिनट्स में आपने करनी है ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, आराम से हो जाता है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। 20 मिनट्स में आपने करना है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग बहुत आसान होती है, इसको भी हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज भी आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। और बाकी आपके रहेंगे जो 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपने 5 ईडियम्स करने हैं। ईडियम्स को भी हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे साथ साथ चलाते रहेंगे। सो पहला 1.5 घंटा आपने पहले जो 90 मिनट्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपकी जो है 40 मिनट के अंदर प्रेसी होगी, 20 मिनट के अंदर ट्रांसलेशन, 20 मिनट के अंदर पैराग्राफ राइटिंग और 10 मिनट के अंदर आपने 5 इडियम्स करने हैं। सो पहला 1.5 घंटा आपका इन कंपोनेंट्स में निकल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा 1.5 आवर्स है इसमें आप अपने एसे को करेंगे। 1.5 घंटा आपने अपने एसे को देना है। एसे आपका बेसिकली जो है ये 50 मार्क्स का एसे है और 50 मार्क्स के एसे को फीड करने के लिए आपको एटलीस्ट इसके अंदर 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स लिखने चाहिए, 1000 वर्ड्स लिखने चाहिए। सो उसके लिए आपके पास 1.5 घंटे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट 1.5 आवर आप कभी भी 1000 अल्फाज नहीं लिख पाएंगे। सो पहले 1.5 घंटा इन कंपोनेंट्स के लिए, उसकी डिवीजन बता दें उनको कैसे करना है। दूसरा 1.5 घंटा आपका होगा इंग्लिश एसे के ऊपर, और ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमारी जो स्कीम है इंग्लिश के हवाले से, हमारा जो सेशन होगा हमने पहला महीना पूरा ऐसे को चलाना। ऐसे को समझना है, ऐसे के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे की क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या चीज होता है ऐसे। हमने पहला पूरा महीना ऐसे को जो है वो चलाना है। उसके बाद हमने जो दूसरा महीना है वो इन दो ये तमाम कंपोनेंट्स को हमने साथ लेके चलना है। यहां तक स्टूडेंट चीजें क्लियर होगी? मैसेज करके जरा मुझे बता दीजिएगा कि एवरीथिंग इज क्लियर सो फॉर यहां तक। हाँ जी, बात करते हैं ऐसे के, इंग्लिश ऐसे। देखिए आपका जो इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे के बारे में स्टूडेंट्स तरह तरह के मिथ्स पाई जाती हैं, बहुत तरह की इसके बारे में बातें होती हैं कि जी बहुत डिफिकल्ट होता है इसको इस तरह से। मैं एक चीज बताऊंगी, इंग्लिश ऐसे इज क्वाइट 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 इजी कंपोनेंट। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरी हम्बल ओपिनियन के अंदर, यू कैन डिसएग्री बट इन माय हम्बल ओपिनियन, आपका जो इंग्लिश ऐसे होता है सबसे आसान चीज होती है। सिर्फ इसके लिए दो चीजें, अगर मैं इसको डिफाइन करूं एक इंग्लिश ऐसे को, इसके लिए बेसिकली आपको 2 स्किल्स चाहिए। इन 2 स्किल्स पे बच्चे काम करने से कतराते हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं इंग्लिश ऐसे फेल होता है। इन्हीं स्किल्स को हम अपने तहसीलदार वाले सेशन में भी अंडरस्टैंड करेंगे। स्किल नंबर 1, एक तो आपको इसमें चाहिए होता है रेलेवेंट नॉलेज, क्योंकि रेलेवेंट नॉलेज के बगैर आप कभी भी ऐसे को पास नहीं कर सकते, ऐसे को फीड नहीं कर सकते। दूसरा कंपोनेंट इसमें आपको चाहिए होता है वो राइटिंग स्किल्स। राइटिंग लेट मी टेल यू, ऐसे होता है ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी का नाम। आपके जहन ऐसे का माइंड सेट होता है, ऐसे का माइंड सेट आप लोगों ने अपने अंदर इंस्टॉल करना है विद ड्यू प्रैक्टिस। माइंड सेट पे इंशाल्लाह काम करेंगे और स्पैन ऑफ अटेंशन पे काम करेंगे। सो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है नॉलेज और एक है राइटिंग स्किल्स। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है वो 70% का ग्रोथ ले करता है आपके ऐसे के पास होने। ठीक हो गया? और 30% तक आई थिंक जो है वो नॉलेज काम करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आवाज सबको क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर फुल विद नॉलेज, दे आर लोडेड विद नॉलेज, दे आर लेडन विद नॉलेज, बट स्टिल उनके ऐसे पास नहीं। अपने कैरियर में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है लेकिन ऐसे नहीं पास कर पाते, क्योंकि ऐसे सिर्फ, मैं भी अपना माइक्रो कैमरा ऑफ कर दे प्लीज। मशीन ओके।
अच्छा, इसमें आई वुड से कि कई सारे मैंने अपने कैरियर में ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास काफी सारा नॉलेज होने के बावजूद भी वो ऐसे को पास नहीं कर सके। बेसिक इशू स्टूडेंट्स नॉलेज कर लेंगे, बेसिक इशू है इन स्किल्स पे काम करते हैं, राइटिंग स्किल्स पे। अब मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे मतलब एसेस पास होते रहे सीएसएस में थ्रू आउट, पीएमएस में भी पास होते रहे, और कुछ एसेस में बहुत एक्सेप्शनल नंबर भी आए हैं। मेरे पास कभी कोई ज्यादा नॉलेज, कोई ज्यादा डाटा, कोई ज्यादा चीजें नहीं होती थी। एक चीज जो मेरे पास थी वो थी स्किल ऑफ राइटिंग। स्किल ऑफ राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप ओवर द टाइम ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करते हैं, और 2 मंथ्स उन स्किल्स पे काम करने के लिए काफी होते हैं, इनफ होते हैं। स्किल्स पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी राइट टॉपिक सिलेक्शन। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने 2-3 मंथ्स, जब जब तक कि आपका तहसीलदार का पेपर नहीं होता, और 2 मंथ्स आर इनफ, आप आराम से अपनी राइटिंग स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो पहली पहली जो स्किल इसमें इस्तेमाल होती है वो होती है राइट टॉपिक सिलेक्शन। आधे बच्चे इस एरिया में फेल हो जाते हैं, उनकी टॉपिक सिलेक्शन वाइज नहीं। टॉपिक सिलेक्शन में सिर्फ एक चीज अपने जहन में रखें, वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो कि स्लाइटली मेन स्ट्रीम टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो, और उस पे आपको रीजनेबल डाटा या रीजनेबल नॉलेज मौजूद हो। सो पहली चीज है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन में कभी भी कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें जो कि किसी तरह की एग्जामिनर के माइंड में कोई डिबेट स्टिर कर सकता हो, या कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें कि जिसके ऊपर आप पूरे ऐसे में अनकंफर्टेबल हो। सपोज करने एक टॉपिक है, किसी स्टूडेंट ने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी, आगे कॉलम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मीडिया। अब अगर आप सपोज करें कि टॉपिक सिलेक्ट करें, जितने भी लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किया सीएसएस में, मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हुए, मोस्टली स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको अगर जब तक डिजिटल डेमोक्रेसी का आइडिया नहीं है, आप आगे बात को परस्यू नहीं कर सकते। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें कि जिसके ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। टॉपिक हमेशा बहुत सेफ सिलेक्ट करना चाहिए। वो टॉपिक जो आपको मुकम्मल तौर पर आता हो, वो टॉपिक जिसका आपको मीनिंग क्लियर हो, वो टॉपिक जिसका आपको बिहाइंड द पर्पस मीनिंग क्लियर हो कि किस मकसद के तहत वो टॉपिक आप लोगों से पूछा गया। सो टॉपिक सिलेक्शन सबसे पहली चीज है आप लोगों ने वाइज करनी है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपके भी तहसीलदार के पेपर में 6 या 7 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा। सो पहला बंदा होता है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन के बाद सेकंड कंपोनेंट इज राइट डीकोडिंग। राइट डीकोडिंग ऑफ टॉपिक, कि जो टॉपिक है उसको आप राइटली तौर पे डीकोड करें, राइटली तौर पर उस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करें। डीकोडिंग ऑफ द टॉपिक अगेन एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स फेलियर का शिकार हो जाते हैं। डीकोडिंग ऑफ द टॉपिक से मुराद ये है कि आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किस तरह से करें। आपने उस टॉपिक को राइट तौर पे अंडरस्टैंड किया या रॉन्ग तौर पे अंडरस्टैंड किया। सपोज करने का टॉपिक है मैन हैज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। सपोज करने के हमारे पास ये टॉपिक है। अब ये सीएसएस के ऐसे में टॉपिक आया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये ऐसे फेल है क्योंकि इस टॉपिक की जो डीकोडिंग की, इस टॉपिक को जो अंडरस्टैंड किया, इस टॉपिक का जो उन्होंने मीनिंग निकाला स्टूडेंट्स ने, वो गलत निकाला। ओवर डिपेंडेंट का मतलब है हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, विच मीन्स कि ये एक नेगेटिव कंपोनेंट। अगर मैं कहता हूं कि यार कि बंदा ओवर डिपेंडेंट हो गया टेक्नोलॉजी पे, इट मीन्स ये समथिंग नेगेटिव है। अगर हम इस टॉपिक की डीकोडिंग करें तो ओवर डिपेंडेंट का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव कनोटेशन नहीं है, ये कोई हीरोइक वर्ड नहीं है, ये एक विलेनियस वर्ड है, इसका मतलब है नेगेटिव। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने, यानी कि आपने अगर इस टॉपिक को लेकर चलना है तो आपको टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स,
टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स आपको लाजमी बताने पड़ेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स नहीं बताते तो ये ऐसे लामहला तौर पे फेल हो जाएंगे। और यही स्टूडेंट्स के साथ हुआ। स्टूडेंट्स सिर्फ ओवर डिपेंडेंस लिख के आए कि आईटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, फ्रीलांसिंग हो रही है, ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज हो रही है, अर्निंग एक्टिविटीज हो रही है, सारा इसका ओवर डिपेंडेंस लेके आ गए, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं निकाला। सो अब ये हो गई रॉन्ग डी कोडिंग कि जब आप डी कोडिंग किसी टॉपिक की रॉन्ग करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट करता है। अब इसको होना ऐसे चाहिए था कि कुछ पॉइंट्स आप लिखे इसके ओवर डिपेंडेंस के ऊपर और कुछ पॉइंट्स आप लिखे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। ओवर डिपेंडेंस की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, जिन बच्चों ने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखे, अब 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका ये ऐसे पास है, जिन बच्चों ने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखे उन तमाम का ऐसे पास, और जिन बच्चों ने पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आ गए, ऐसे के स्टार्ट में 3 4 5 पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दिए, उन तमाम का ऐसे फेल है। सो राइट डी कोडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की बहुत अहम है, क्योंकि जब आप टॉपिक को गलत अंडरस्टैंड करते हैं इट मीन्स कि आप सारी जो आउटलाइन बनाएंगे वो गलत बनाएंगे और उसके ऊपर जो सारी राइटिंग करेंगे वो भी गलत होगी। इट मीन्स आपका टोटल ऐसे इररेलेवेंट हो जाएगा, विच मीन्स कि वो आपको 14 13 14 नंबर देके फेल करके चला जाएगा। और यही हुआ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ। टॉपिक की डी कोडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है और इस तहसीलदार के पेपर में मैंने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करानी है कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स को पकड़ना है, उनको डी कोड करना है और हमने मेजॉरिटी ऑफ द वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। स्किल्स पे अगर हम जाते हैं तो दूसरी मैंने आपको स्किल बताई राइट डी कोडिंग। थर्ड स्किल होती है इस स्किल पे हमें काफी सारा काम करना है जो कि राइट डी कोडिंग वाली स्किल। फिर टॉपिक को स्टूडेंट्स कैच ठीक नहीं करते। थर्ड जो इसमें स्किल होती है दैट इज इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये जो एरिया है इन माय हम्बल ओपिनियन, ये एरिया स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन चक्करों में होते हैं कि उनको बने बनाए कहीं से नोट्स मिले, बनी बनाई आउटलाइन मिले, वही वो छाप के आ जाए, पास हो जाए। देखिए ऐसे में ये चीज मुमकिन नहीं, इसीलिए तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है कि आप, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको इस स्किल पे ऊपर काम करना ही पड़ेगा अगर आपने ऐसे पास करना है, वो इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्योंकि आप जब 7-8 ऐसे तैयार करते हैं, उनकी रटी रटाई आउटलाइन लेके चले जाते हैं, अगर वो टॉपिक ना आया तो आप क्या करेंगे, वहां तो आप फ्लॉप हो गए। इट मीन्स आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको ऐसे वहां पे खुद बैठ के क्राफ्ट करना होता है और क्राफ्ट करने के लिए इस स्किल पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद क्या है कि आपने उस टॉपिक को जो भी गिवन टॉपिक है, सपोज कर लें कि हमारा एक टॉपिक है CSS का 2019 का एक्सपेंडिंग आईटी। आसान से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं आईटी वाला, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। ग्रेजुअली हम डिफिकल्ट टॉपिक्स में आएंगे। एक्सपेंडिंग आईटी अ कर्स और ब्लेसिंग, सपोज कर लिए टॉपिक, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने इस टॉपिक को सही तौर पे अंडरस्टैंड करना। अगर हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो इस टॉपिक में हमसे एक सवाल किया गया है कि जो एक्सपैंड करती हुई आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तमाम आपके ये जूम हो गए, तमाम एप्स, ये एक्सपैंड करती जो आईटी है, ये इंसान के लिए मुफीद है या ये इंसान के लिए तबाहकुन? ये आपसे सवाल किया है। ये जो एक्सपैंड करती हुई आईटी है, ये इंसान के लिए मुफीद है या ये इंसान के लिए तबाहकुन है? अब ये मैं आपको एग्जैक्टली अपना 2019 का पेपर बता रहा हूं कि इसको मैंने टैकल कैसे किया। सबसे पहली चीज तो है, इस तरह के टॉपिक के ऊपर आप, इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि अपना ओपिनियन क्लियर करें कि आपका इस टॉपिक के ऊपर ओपिनियन क्या बनता है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपसे आपका ओपिनियन पूछा नहीं है। तो यहां पे आपने अपना ओपिनियन देना है और ओपिनियन देने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक,
तो आप जो भी ओपिनियन है वो इंतहाई रियलिस्टिक होना चाहिए, सच्चाई पे आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक ओपिनियन होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस ओपिनियन को प्रूव करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना राइट ओपिनियन दे सकते हैं। अब आपने इसको एक टॉपिक की तरह देखना है। अगर आपसे सवाल किया जाए एक्सपेंडिंग आईटी जो है ये कर्ज है या ब्लेसिंग, इसके ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या बनेगा? आप अपने थोड़े से ब्रेन को इस्तेमाल करें, अपने जहन को इस्तेमाल करें कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो एक्सपैंड करती हुई आईटी है ये इंसान के लिए मुफीद है या नुकसानदेह है, आप लोगों का क्या इसके ओपिनियन मिलता है? थोड़ा सा जरा मैसेज के लिए मुझसे मुखातिब हुइएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों से यानी कि साथ साथ समझने की बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू मैसेज। थोड़ा सा मुझे मैसेज करके बताएं कि इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन मिलता है। आईटी बेनिफिशियल है या कर्ज है इंसान के लिए? ब्लेसिंग है, अच्छा, और शाबाश, और ब्लेसिंग है, बोथ। अपना ओपिनियन बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। बोथ, ब्लेसिंग, 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 सब ब्लेसिंग कह रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके ऊपर थोड़ा रियलिस्टिक सोचें, रियलिस्टिक सोचें। आपको क्या लगता है ये सिर्फ ब्लेसिंग है? एक्सपेंडिंग आईटी जो है, अगर हम इस पे बात करें तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेंडिंग आईटी सिर्फ ब्लेसिंग है? ठीक है, हम देखते हैं कि आईटी की वजह से ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म मौजूद है, जूम क्लासेस मौजूद है, वर्चुअल सोसाइटी मौजूद है, कम्युनिकेशन मौजूद है, एफिशिएंसी अचीव होती जा रही है, सोशल अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बहुत सारे न्यू स्किल्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप जो है वो लोगों के दरमियान वो कम हो रहा है। नो डाउट हमें इसके काफी सारे ब्लेसिंग्स एक्सपेंडिंग आईटी के नजर आते हैं। मैं अगर ब्लेसिंग्स को इंटेल करूं, मुझे इसके कई सारे ब्लेसिंग्स नजर आते हैं। इसमें हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक हो गया, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास कई आईटी के टूल्स हैं, सारा कुछ ब्लेसिंग बहुत है। लेकिन अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट को देखूं, कर्ज वाले एस्पेक्ट को देखूं, तो इस एस्पेक्ट में हमें इसके बहुत सारे कर्ज भी नजर आते हैं, बहुत सारे हमें इसके नेगेटिव्स भी नजर आते हैं। और कर्ज में हमें जो चीज नजर आती है वो हमें नजर आता है कि यहाँ पे काफी सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारा सेंसिटिव डाटा, अगर मैं इसके नेगेटिव्स पे बात करूं, सेंसिटिव डाटा हैक होता है, ठीक हो गया, कई सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। इसकी वजह से हम फिजिकली तौर पे आइसोलेट हो चुके हैं। आईटी के गैजेट्स को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता जा रहा है। तो हमें इसके कई सारे नेगेटिव्स भी नजर आते हैं। आईटी को इस्तेमाल किया जाता है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, ब्लास्फेमी को स्प्रेड करने के लिए, रिलीजियस टॉलरेंस को इनटॉलरेंस को स्प्रेड करने के लिए, भाई को खिलाफ करने के लिए, एथनिक क्लैशेस के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए। सो हमें ये नजर आता है कि जो एक्सपेंडिंग आईटी है ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है। अब इसके ऊपर मैंने कोई ओपिनियन लेना हो तो रियलिस्टिक ओपिनियन क्या बने? रियलिस्टिक ओपिनियन इसके ऊपर दो बनते हैं, या तो एक्सपेंडिंग आईटी इक्वली ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है, क्योंकि रियलिस्टिक बात है कि आप एक्सपेंडिंग आईटी के जो नेगेटिव्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और इसी तरह आप एक्सपेंडिंग आईटी के पॉजिटिव्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा जो इसके ऊपर ओपिनियन बन सकता है वो ये है कि ये लार्जली ब्लेसिंग है, बट टू सम एक्सटेंट किसी हद तक ये कर्ज भी है, किसी हद तक ये कर्ज भी है। ये दो ओपिनियंस इसके ऊपर रियलिस्टिक बनते हैं कि एक्सपेंडिंग आईटी ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है, और एक्सपेंडिंग आईटी
ब्लेसिंग ज्यादा है, कर्ज कम है। अब इन दोनों में से जो ओपिनियन मैंने लिया, ठीक है, पेपर के अंदर, दैट वाज एक्सपेंडिंग आईटी that was expanding IT is a curse as well as blessing. That was my stance. सबसे पहले आपने इस तरह के ऐसे के ऊपर अपना ओपिनियन क्लियर करना है कि आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। इसके ऊपर अगर हम रियलिस्टिक ओपिनियन लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है कि एक्सपेंडिंग आईटी एक कर्ज भी है एज वेल एज ब्लेसिंग है। डिपेंड करता है हाउ इट इज यूज्ड, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको पॉजिटिव मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लेसिंग है, अगर हम इसको नेगेटिव मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, कर्ज। सो ऐसे के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी राइट डिकोडिंग। और सपोज अगर हमारे पास ये टॉपिक हो तो हमने इसके ऊपर अपना एक राइट स्टांस लिया, जो कि ये बनता है एक्सपेंडिंग आईटी कर्ज भी है और ब्लेसिंग भी है। जब हमने इसके ऊपर ओपिनियन ले लिया या स्टांस ले लिया, सबसे पहली चीज है हमने अपने इस स्टांस को प्रूव करना, हमने अपने इस ओपिनियन को प्रूव करना है कि एक्सपेंडिंग आईटी जो है वो कर्ज भी है और ब्लेसिंग भी है। प्रूव करने के लिए मुझे दोनों कंपोनेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि इसके बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और इसके कर्ज के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। कर्ज वाले पॉइंट्स को भी हमें एंडोर्स करना होगा। बेनिफिट्स और कर्ज दोनों पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जब हम इनके पॉइंट्स को लेके आगे चलेंगे, यहां पे होती है आपकी थिंकिंग के ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आपने अपने नॉलेज को और अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करके इसके ऊपर सोचना है कि आईटी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं और उनके ऊपर एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी आउटलाइन बनानी। अगर हम इसके बेनिफिट्स को सोचें तो आप लोगों के जहन में एक्सपेंडिंग आईटी के क्या क्या बेनिफिट्स नजर आते हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू सी एक्सपेंडिंग आईटी में प्रोवाइड कर रही है? जब भी आप किसी चीज को सोचते हैं, खासकर ऐसे के अंदर सपोज कर हम बेनिफिट्स को सोचते हैं, तो आप इसको हर डोमेन में एनालाइज करने की कोशिश करें, हर डोमेन के अंदर। इसको इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तमाम लेवल्स पे, रिलीजियस लेवल पे, हर तरह से इसको सोचने की कोशिश किया है। यानी कि आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, सोचने की जो कैपेसिटी है, उसको आपने थोड़ा सा इनहेंस करना है ऐसे के लिए। एक टॉपिक है उसको हर तरह से सोचें, उसको आप इनफरादी हैसियत में सोचें कि इनफरादी हैसियत में एक्सपेंडिंग जो आईटी है आपको इनफरादी हैसियत में कैसे बेनिफिट्स दे रही है। उसको समाजी हैसियत पे देखें कि सोसाइटी में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसको पॉलिटिकल, यानी कि जो आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी जो सियासत है, सियासत के एतबार से आईटी हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है। एक स्टेट को, एक हुकूमत को, एक मुल्क को आईटी कैसे कैसे बेनिफिट दे सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और रिलीजियस लेवल पे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब आप सोचते हैं तो इन डोमेन्स में सोचा करें ताकि आपके आर्ग्यूमेंट जो बने वो डायनेमिक किस्म के आर्ग्यूमेंट्स बने, वो अच्छे किस्म के आर्ग्यूमेंट्स बने। आपकी जो आउटलाइन है वो मोनोटोनस नहीं बननी चाहिए, आउटलाइन आपकी डायनेमिक बननी चाहिए। अब अगर हम इसको देखते हैं इन इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर या लेवल्स के ऊपर सोचने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स नजर आते हैं। अगर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स
जो एक्सपेंडिंग आईटी आपको देती है, शाबाश। थोड़ा सा सोचें इस चीज पे। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो आईटी ने पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज किया है। कम्युनिकेशन, पहला पहला आर्गुमेंट जो हमें नजर आता है दैट इज कम्युनिकेशन, के आईटी ने कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज की है। सो इसको हम साथ साथ आउटलाइन की शक्ल में बनाते रहते हैं कि सबसे पहले आपका होगा आर्गुमेंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ आउटलाइन जो हम बाहर बनाएंगे वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आर्गुमेंट नंबर 2, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी, एक्सपेंडिंग आईटी के बेनिफिट्स क्या हैं। आर्गुमेंट नंबर 3, बेनिफिट्स आप देखेंगे कि इसने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इट हैज इनहैंस्ड कम्युनिकेशन। पहला आर्गुमेंट आपका ये बनता है कि इसने लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दिया है। किसी दौर में जो लोग बाहर होते थे उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें कैसेट्स होती थी, वो कैसेट्स भेजते थे और उनके जरिए बातचीत हम करते थे। अब हम किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लोगों के साथ, अ पर्सन who is sitting at the other part of the world, we can get connected within no time. So IT ने इंसान की पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया और लोगों के दरमियान जो टाइम एंड स्पेस का फैक्टर था उसको रिड्यूस कर दिया। विद इन नो टाइम स्टेट्स, लोग, मैसेज, पीपल अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमन लोगों के साथ आराम से विद इन नो टाइम एसोसिएट हो जाते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट में क्या नजर आता है, एक्सपेंडिंग आईटी ने, इट हैज प्रोवाइडेड मैनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका ये मिल जाएगा कि एक्सपेंडिंग आईटी ने हमें बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। आजकल के दौर में देखिए कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से अर्निंग कर रहे हैं, जूम के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। अब फेसबुक या यूट्यूब वो चीज है कि यहाँ पे कई लोग विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिलियनियर्स बन गए। अब एक लड़का है रियान काजी, वो फोर्ब मैगजीन के मुताबिक टॉप का अर्नर है, सिर्फ 8 साल का बच्चा है। वो डिफरेंट टॉयज को ओपन करता है, उसकी वीडियोस बनाता है और वीडियोस वायरल होती हैं और ही हैज बिकम द मिलियनियर। सो महज 8-10 साल का बच्चा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टॉप का मिलियनियर बन गया एक टूल के जरिए, दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब मीन्स एक्सपेंडिंग आईटी। सो एक्सपेंडिंग आईटी ने बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बना दी। कई सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कई सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कई सारे लोग बाहर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग से मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, एक इंटरनेट चाहिए होता है, एक लैपटॉप चाहिए होता है और एक खामोश कोना जिसमें आप बैठे हो और अपना काम कर रहे हैं। सो एक ऐसा टूल जिसने आपको घर बैठे बैठे मिलियनियर बना रहा है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं भागना नहीं पड़ता, आपका ट्रेवल कॉस्ट, आपका फ्यूल कॉस्ट, ये तमाम चीजें आपकी वो बेयर कर रहे हैं। सर्टेनली एक्सपेंडिंग आईटी क्या है, एक ब्लेसिंग है, ठीक है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इसको दो में हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसने बहुत ज्यादा, इट हैज प्रोवाइडेड लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एक्सपेंडिंग आईटी ने बहुत ज्यादा हमें लर्निंग और अर्निंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। कि अभी आप लोग देखेंगे, आप जूम क्लास के जरिए लर्निंग कर रहे हैं, जूम क्लास के जरिए घर बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, सिटिंग एट योर होम, यू आर गेटिंग एजुकेशन। कोविड-19 के दिनों में जब पूरी की पूरी दुनिया फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो गया, एक वाहिद चीज जिसने दुनिया को चलाए रखा, दैट वाज एक्सपेंडिंग आईटी।
सो एक्सपेंडिंग आईटी में आप देखिए यूट्यूब के जरिए आप लर्निंग करते हैं, पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, पूरे के पूरे वहां पे कोर्सेज पड़े हुए हैं, वेबसाइट्स पे जाके आप लर्निंग करते हैं, व्हाट्सएप आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां से आप मटेरियल डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा आपके जो है ये डिफरेंट किस्म के जो आपकी ये वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूज चैनल्स हैं, डिफरेंट किस्म के आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो वो दौर चला गया जब आपको बार बार लाइब्रेरी जाके बुक्स इंस्टॉल करा के बुक्स पब्लिश करा के पढ़ना पड़ता था। अब एक क्लिक पे हर चीज पड़ी हुई है, और जितनी दुनिया एडवांस होती जा रही है उतनी ज्यादा ये चीजें इंक्रीज होती जा रही है। अब एक ऐसा टूल है, उसने आपको इंफरादी हैसियत में आपकी लर्निंग और अर्निंग करा दी। सर्टेनली इट इज अ ब्लेसिंग। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें सोसाइटी में, सोशल अवेयरनेस, आईटी हैज प्रोवाइडेड सोशल अवेयरनेस। आईटी ने हमें क्या किया है, सोशल अवेयरनेस प्रोवाइड की। अब आईटी की वजह से हम देखते हैं कि कई लोग पहले ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते थे, विमेन राइट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। कई सारी हजारों करोड़ों ऐसी चीजें होती हैं जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कैच नहीं करता, कि कहीं पे ज़ैनब मर्डर केस हो गया, कहीं पे कोई किसी बंदे के साथ ज्यादती हो गई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो चीजें नहीं आती। और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अब इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सके। सोशल मीडिया, एक दिन एक न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल होती है, अगले दिन पूरी गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आई होती है। सो सर्टेनली इसने लोगों को मोबिलाइज किया है, सोशल अवेयरनेस इंक्रीज की है। लोग पहले इस तरह से अपनी बात नहीं करते क्योंकि अब ये टूल तमाम लोगों के पास मौजूद है। Everyone right now carries Android mobile phone, और एंड्रॉइड मोबाइल फोन से मुराद क्या है कि आप खाली वक्त में, कोई अगर रेडी वाला बंदा भी है वो खाली वक्त में उसके नीचे ऐसे स्क्रॉल करते हुए जा रहा है, फेसबुक को बिला वजह देखिए। तो जब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं पे ज़ैनब मर्डर केस डिस्कस हो रहा है, कहीं पे आपका इमरान खान का केस डिस्कस हो रहा है, कहीं पे फलस्तीन का केस डिस्कस हो रहा है, कहीं पे विमेन राइट्स की बात हो रही है, कहीं पे माइनॉरिटी राइट्स की बात हो रही है। इट मीन्स कि इसने हमें सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा इसने इंक्रीज कराई है आईटी में। बेनिफिट नंबर 4 इसका हमें क्या नजर आता है कि आईटी ने ई गवर्नेंस के जरिए गवर्नेंस इंक्रीज कराई है। ठीक है, आईटी हैज इनहैंस्ड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस। आईटी हैज enhanced governance through e-governance। ई-गवर्नेंस के जरिए आईटी ने हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो गवर्नेंस है उसको इंक्रीज करा दी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ऑनलाइन एफबीआर के अकाउंट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन आजकल एफआईआर कटती है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कि वो जो एक होता है जो थंब इंप्रेशन वाला, कि जिसके जरिए आप आते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की और स्टेट ऑफिशियल्स की आईटी के जरिए इंक्रीज हो गई है। और एफिशिएंसी, 3 E's पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, 3 E's पॉलिसी, इस चीज को एक्सपेंडिंग आईटी ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कराया है। कि 3 से मुराद क्या है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिविटी। एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिविटी, इन 3 चीजों को एक्सपेंडिंग आईटी ने बहुत इंक्रीज करा दिया। कि एफिशिएंसी ये होती है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स देने का जो आर्ट है वो कहलाता है एफिशिएंसी। इकोनॉमी से मुराद ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को और अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करें। इफेक्टिविटी से मुराद ये है कि आप इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग करें। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग वो होती है कि जिसके अंदर स्टेट और लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप मौजूद ना हो, क्योंकि जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो उनको एसोसिएट करने के लिए जरूरी है कि चैनल हो जिसमें लोग और स्टेट आपस में ज्वाइंट हो। तो इसने ई गवर्नेंस में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया है। अगर हम इसके नेगेटिव्स पे बात करें, नेगेटिव्स पे, ठीक है, एक हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी एक्सपेंडेड आईटी के बेनिफिट्स के ऊपर,
एक हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी एक्सपेंडिंग आईटी के जो है वो समझ लेंगे नेगेटिव्स की, नेगेटिव्स ऑफ एक्सपेंडिंग नेगेटिव्स ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी। चार लिख लिए बेनिफिट्स, चार लिख लेंगे इसके नेगेटिव्स, 8 आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और एक हो जाएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, 10 आर्ग्यूमेंट्स। इन 10 आर्ग्यूमेंट्स को आपने आगे आगे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसके नेगेटिव्स पे बात करते हैं, सबसे पहला नेगेटिव क्या आता है, सोशल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सोचें कि इंडिविजुअल लेवल पे इस इंसान को बहुत सारा आइसोलेशन, इट हैज इंक्रीज्ड आइसोलेशन, कि आईटी की वजह से इंसान की आइसोलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, कि इंसान घरों में रहते हुए लोग मोबाइल फोन को ज्यादा अहमियत देते हैं, मोबाइल फोन पे ज्यादा मुब्तला रहते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, वर्चुअल कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, फिजिकल कनेक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। कि आईटी के जरिए अब आप देखेंगे फिजिकल गेम्स कम होती हैं, मोबाइल फोन के अंदर लोग पबजी खेलते रहते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन कम होता है। किसी कोई दौर था जब मैदान वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स होती थी, अब देखेंगे ये चीजें कम होती जा रही हैं। सो लोगों के अंदर फिजिकल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आइसोलेशन में जाते रहे, और आइसोलेशन में जाने की वजह से लोगों की जो इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, सुसाइड कमिट करना और इस तरह की चीजें करना। तो ये आईटी के यूनाइटेड नेशंस के जो टेक्निकल विंग है उसके मुताबिक 30% लोग जो इस दुनिया में कमिट करते हैं सुसाइड, उसकी बेसिक रीजन आईटी का एक्सेसिव इस्तेमाल है। कि आईटी की एडिक्शन इतनी होती जा रही है क्योंकि तो रेडली अवेलेबल है, दूसरा ये अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा, और इसके अंदर लोग अब आईटी को कंट्रोल करने की बजाय लोग आईटी से कंट्रोल होना शुरू हो गए। जैसा कि युval नोआ अपने बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में आर्ग्यू करता है कि लोग अब आईटी को नहीं कंट्रोल कर रहे, आईटी लोगों को कंट्रोल कर रही है। ये हमारी ओपिनियन मेकिंग बनाने लगी है, हमारे जहनों को कंट्रोल कर रही है। हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं तो हम अपना ओपिनियन नहीं बनाते, जो नीचे तमाम कमेंट्स आए होते हैं उसकी वजह से हमारा ओपिनियन बनता है। सो इट मीन्स कि हमें ये थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन, तबाही, आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, इसकी तरफ लेती जा रही है, और इसके एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से। मैं आपको चीज बताऊं, ये एक केस हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को किल कर दिया था, ठीक है, मुकम्मल अपनी फैमिली को उसने अपने, वो किसी उसकी वालदा साहब डॉक्टर थी, उसके वाले साहब भी, पाकिस्तान का केस था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में ये रिजल्ट आया, पहले तो पुलिस वाले डिफरेंट लोगों को पकड़ते रहे, लेकिन किसी भी बंदे का डाउट उस लड़के पे नहीं गया। जब उस लड़के की थोड़ी सी इंटेरोगेशन की तो सारी बात क्लियर हो गई कि इसने रात को अपनी पूरी फैमिली को शूट कर दिया, बहन भाई तमाम लोगों को शूट कर दिया। जब उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पढ़ी गई तो वो ऑब्सेस्ड था आईटी के साथ, और वो पबजी गेम बहुत ज्यादा खेलता था, और पबजी गेम में खेलते खेलते वो इतना ज्यादा उस गेम के अंदर इन हो गया कि, क्योंकि पबजी गेम में ये होता है कि जब वो आप किसी को शूट करते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं, तो उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल जब पड़ेगी, उसके जहन में ये चल रहा था, वो गेम में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि उसके जहन में ये चल पड़ा कि अगर मैं अपने घर वालों को मार दूंगा सुबह ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इतना ज्यादा वो हिल्यूसिनेशन में जा चुका, इतना ज्यादा उसको, ये 18 साल का वो लड़का था, इतना ज्यादा वो आईटी के कैप्चर में आ चुका था कि उसे जब बातचीत थी कहते मैंने कमिट किया, मैंने मारा, मुझे पता था कि सुबह जिंदा हो जाएंगे। अब ये है इसका एक्सेसिव इस्तेमाल कि लोग भूलते जा रहे हैं तमाम इखलाकी इक़दार, इकट्ठे रहना सहना, इकट्ठे इंटरेक्शन करना, जिसकी वजह से बच्चा, लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं। और जब बंदा आइसोलेशन में जाता है तो इंसान इज सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल इंसान जब आइसोलेशन में जाता है उसके कई नेगेटिव रिपरकशंस उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर आया होना शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत बड़ा इसका मसला है। दूसरा इसका क्या मसला है, साइबर क्राइम्स। अब साइबर क्राइम्स आप देखिए दुनिया में कितने ज्यादा बढ़ते हैं, साइबर क्राइम्स इंक्रीज हर तरह के, हाइब्रिड वॉरफेयर इसमें आ जाएगी, हैरेसमेंट इसमें आ जाएगा, सेंसिटिव डाटा का ब्रीच इसमें आ जाएगा, इसके ब्लैकमेलिंग करना।
अब इसकी जो FIA की जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 60% यंग वुमेन 60% यंग वुमेन इंक्लूडिंग लेडी डॉक्टर्स और आपकी ये जो होती है नर्सेज और ये जो फीमेल टीचर्स होती हैं, ये वो 3 सेक्शंस हैं 60% जो कि साइबर क्राइम्स का शिकार है। और इनको तरह तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, फेक आईडीज के जरिए पिक्चर्स कैप्चर कर लेना और इस तरह से, और साइबर क्राइम्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह से कई लोग, कई बच्चियों ने, कई फीमेल अपना सुसाइड भी कमिट करने का सोचती हैं। सो द मोर द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, द मोर द साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। आप जो भी चीज जाते हैं, आप अन्यवाना हर चीज को सब्सक्राइब किया करें, हर जगह अपने वो पासवर्ड लगाते फिरते होते हैं, हर जगह जी ये सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब कर लिया, अंधों की तरह हर चीज सब्सक्राइब करने के पीछे पड़ जाते हैं। आप जब भी आप कोई चीज सब्सक्राइब करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपनी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं और वहां से आपका डाटा आराम से हाईजैक होकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जो कि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें तरह तरह के बिलियंस होते हैं, इसमें साइबर फ्रॉड हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड्स हो रहे हैं। कई लोग क्रिप्टो करेंसी को चुरा लेते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी चुरा लेते हैं, उसको आगे ट्रांसफर करते हैं। हवाला हुंडी इसमें बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो वायरसेस का इस्तेमाल, बग्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो IT के जैसे साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, कॉमन सी बात हमें नजर आ रही है। थर्ड, सोशल डिविजन। अब IT एक ऐसा टूल है कि अगर मैं IT को इस्तेमाल करके आपस में लोगों के दरमियान भाईचारा इंक्रीज कर सकता हूं, तो मैं इसको इस्तेमाल करके सोशल डिवीजन भी कर सकता हूं, जैसा कि हमें हिंदुत्व पॉलिटिक्स में नजर आती है, जैसा कि हमें इस्लामोफोबिया में नजर आती है। ठीक है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो गई, ठीक हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया। अब ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि IT और सोशल मीडिया के बगैर नहीं। व्हाइट सुप्रीमेसी हो गई, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हो गई, एथनिक क्लैशेस हो गए, ठीक है, रिलीजियस क्लैशेस हो गए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई, पॉलिटिकल डिवीजन्स हो गए। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए इंडोक्ट्रिनेट की जाती हैं सोसाइटीज के अंदर। अब अगर आप देखें हिंदुत्व को या ठीक है, इसमें देखें रातों रात कुछ नहीं होता कि प्रॉपरली सोशल मीडिया सेल्स के जरिए जो जितने भी मुसलमान 1972 के बाद आए थे उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया, उनके खिलाफ एक फाइल तैयार की, दैट वाज कॉल्ड नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। उसको फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल और आगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया गया और इसके जरिए तमाम वो मुसलमान जो कि 1972 के बाद आए थे उनको फिर यहां से बाहर निकाल दिया गया। अब ये जो सारी की सारी सोशल डिवीजन है, ये की गई आपकी एक्सपेंडिंग IT की बेस के ऊपर। इस तरह आप देखेंगे वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया के केसेस बहुत ज्यादा स्प्रेड होते जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया, ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स, और उसको सोसाइटी में स्प्रेड करने का जो एक टूल है सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं जो कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, जिसके हमें आफ्टर इफेक्ट्स नजर आते हैं कि कभी जो है वो लंदन स्टैबिंग केस हो जाता है, कभी जो है लंदन स्टैबिंग केस हो गया, क्राइस्ट चर्च मॉस्क का केस हो गया। इसी तरह के हमें एक्शन और रिएक्शन के मॉडल नजर आते हैं। नंबर 4 इसका हमें और क्या नेगेटिव नजर आता है? सोशल डिवीजन हो गई, साइबर क्राइम्स हो गए। एक हमें इसमें नजर आती है हाइब्रिड वॉरफेयर। कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होती है कि जिसमें सोशल मीडिया और एक स्टेट के खिलाफ तमाम महाजों पर वॉर स्टार्ट कर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। इसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, तमाम एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। और उन्हीं में से एक एस्पेक्ट है कि जिसमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट कर दिया जाता है और स्टेट के सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट कर दिया जाता है। अब देखिए 4 हमने क्या लिख लिया इसके बेनिफिट्स, 4 हमने इसके क्या लिखेंगे नेगेटिव्स। 8 आर्ग्यूमेंट्स आपके बन गए, ठीक हो गया। और एक हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 9 और एक आप लिखेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ। 10 आर्ग्यूमेंट्स आपका तहसीलदार का जो एक शॉर्ट एसे जिसको कहते हैं 10 आर्ग्यूमेंट्स पे बेस करता हो,
एक हो गया आपका, आप सपोज कर लें टॉपिक है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, 4 आप लिखेंगे बेनिफिट्स, 5 4 लिखेंगे लॉसेस, 9 1 लिखेंगे कंक्लूजन, 10। अब ये 10 पैराग्राफ आपने जो इस एसे में लिखने हैं उसकी एक ब्रीफ आउटलाइन आपने बाहर बनानी है, और आगे जाके आपने हर एक पैराग्राफ, इसके ऊपर एक पैराग्राफ, इसके ऊपर एक पैराग्राफ, इसके ऊपर हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते जाना, और हर पैराग्राफ की जो आपकी लाइंस होंगी वो होंगी 15 to 17 लाइंस, 15 से 17 लाइंस होंगी, विच मीन्स के राउंड अबाउट आपके हर पैराग्राफ के अंदर 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स। इस तरह अगर आप 10 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये बन जाते हैं 1000 वर्ड्स, और ये तमाम आपने 1.5 आवर्स में लिखने, 1.5 घंटे में। इस तरह से आपका तहसीलदार का शॉर्ट एसे बन जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? सो इट मीन्स कि जो 1.5 आवर्स है इसके हाफ आवर होगा, वो होगा आपका टॉपिक सिलेक्शन प्लस आउटलाइन फॉर्मेशन के ऊपर। ये सारी की सारी आउटलाइन इस तरह की आपने आउटलाइन बनानी है, जो कि हम आगे अपनी रेगुलर क्लासेस में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। और 1 आवर होगा आपका इनके ऊपर पैराग्राफ्स लिख के मुकम्मल ऐसे लिखने का, तो 1.5 घंटे में आपने इस ऐसे को कंप्लीट करना है। अब हमने आने वाले डेज में करना क्या है, फिलहाल हमने ये जो आउटलाइन मैंने आपको करवाई है, आउटलाइन इस तरह की हमने पूरा 1 वीक या कम से कम 2 वीक्स हमने डिफरेंट टॉपिक्स की आउटलाइंस बनानी है, और वो टॉपिक होंगे जो कि आपके हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक। डेली मैंने एक टॉपिक आपको देना है, ठीक हो गया, उसके ऊपर मैंने आपको मटेरियल शेयर करना है, उस मटेरियल को रीड करके आपने एक आउटलाइन बना के मुझे डेली बेसिस पे चेक करानी है। ये प्रोसीजर अभी हमारा चलेगा 1 वीक तक, 1 या 2 वीक्स तक, कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आउटलाइंस बनानी है। अगले यानी कि 2 वीक्स के बाद हमने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, राइटिंग को स्टार्ट कर देना। तो राइटिंग कैसे करनी है उस पर फिर 2 वीक बाद लेक्चर होगा कि हमने राइटिंग कैसे लेके चलना। तो पहले 2 वीक्स हमने डिफरेंट टॉपिक्स की आउटलाइंस बनानी है, अगले 2 या 3 वीक्स हमने तमाम आउटलाइंस के ऊपर पैराग्राफ्स लिखने हैं, और वो डेली बेसिस पे आपने लिख के मुझे चेक करानी है। और यही जो हम टॉपिक कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके तहसीलदार का पेपर मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक्स में से ही बन जाएगा। और मुकम्मल 1 मंथ में हमने इन तमाम टॉपिक्स को राइटिंग के जरिए प्रैक्टिस करना है, और उसी तरह से आपने जाके अपने ऐसे में लिख देना। और जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम फिर आ जाएंगे प्रेसी के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, इडियम्स के ऊपर और लेटर राइटिंग के ऊपर। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, आज एक जस्ट यूं समझ एक डेमो क्लास थी, ठीक है। प्रॉपर क्लास हमारी समझने के कल से होगी, और डेली बेसिस पे जब आपकी इंग्लिश की क्लासेस होंगी तो हमने डेली बेसिस पे एक आपको आपने टॉपिक ब्रेक करना होगा, उसका मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक भी प्रोवाइड करूंगा। आपने एक बेहतरीन सी आउटलाइन बना के मुझे चेक करानी होगी, और उसी के ऊपर बनी हुई मैं अपनी आउटलाइन भी आपसे शेयर करता जाऊंगा। सो हमने तकरीबन कोई 10-15 टॉपिक्स इस तरह कवर करने हैं, और इस तरह उसी में से आपके इंशाल्लाह पेपर बन जाएगा। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग के जो जो सवालात हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं।